हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम मुकेश सुतार और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10+2 लेवल मैथ्स, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया आदि गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम आने वाली है। जुड़े रहिए मेरे चैनल एमएस स्टडी 01 की तैयार और 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। हमारी सीरीज चल रही है बेसिक मैथ्स 0 to हीरो। तो उसमें हमने कुछ क्लासेज की है और मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखाया था, मैं कैलकुलेशन करना, और लास्ट क्लासेज में हमने भाज्यता यानी डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक सीखेंगे, जो हमारे आगे आने वाले किसी भी चैप्टर्स में हमें दिक्कत ना दे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम, फिर हम उसको एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक डिटेल में सीख लेंगे एक क्लास में। ठीक है, तो एलसीएम से आप क्या समझते हो? कौन कौन जानता है कि एलसीएम क्या होता है? मतलब एलसीएम हमने शुरुआत में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कहीं पे, या एलसीएम का मतलब क्या होता है या इसके यूज क्या होते हैं, एलसीएम को क्या डिनोट करता है, एलसीएम होता क्या है एक्चुअली में। तो स्टूडेंट्स इसकी मतलब अगर फॉर्म पे जाए तो इसकी क्या फॉर्म होगी? एल यानी लोवेस्ट हो जाएगा, डी यानी कॉमन हो जाएगा, और एम यानी हो जाएगा मल्टीपल। मल्टीपल इसका क्या मतलब हुआ? लोवेस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी वेनिस्ट, और मल्टीपल यानी गुणज होना चाहिए। मतलब एलसीएम क्या डिनोट करता है कि जब भी हमें कोई 2 3 4 5 जितनी भी संख्या हो, मिनिमम 2 होती है, मतलब 2 संख्याओं का एलसीएम निकलता है, एक संख्या कभी एलसीएम नहीं होता। तो एलसीएम का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो नंबर्स, हमारे पास संख्या है जिनका हमें एलसीएम निकालना है, उनमें उनके गुणजों यानी जो संख्या है उनके गुणजों या फिर उनके मल्टीपल यानी जो भी हमारे पास उनके गुणज है, उनमें सबसे छोटा गुणज और सबसे कॉमन गुणज होगा, वही उनका एलसीएम होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम, मैंने पूछ लिया आपको 18 और 30 का एलसीएम बताओ, 18 और 30 का एलसीएम बताओ। तो आपको मैंने क्या बताया कि एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसी फॉर्म होती है, एक ऐसा नंबर होता है जो हमारे पास जिन संख्या हमें दे रही है उनके गुणजों में एक सबसे कॉमन भी होता है और सबसे छोटा भी होता है। तो चलो 18 के गुणज क्या हो जाएंगे? 18 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 72, 18 दूनी 36, 18 3 54 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और 126 हो जाएगा। ठीक है, ये 18 के गुणज हो जाएंगे। 30 के गुणज देखते हैं, 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 150 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ऐसे चलते रहेंगे। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का बेसिक फॉर्म क्या है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा गुणनखंड, गुणज, सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणज। तो जो गुणज सबसे छोटा होगा और उभयनिष्ठ होगा वही हमारा संख्याओं का एलसीएम होगा। ठीक है, तो इन संख्याओं में देखो सबसे छोटा गुणज तो इसमें इसका 18 हो गया और इसका 30 हो गया, लेकिन ऐसा छोटा गुणज बताओ जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, उभयनिष्ठ है। तो जब यहाँ पे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि 90 एक ऐसा गुणज है दोनों में आ रहा है और कॉमन भी है और सबसे छोटा है। इसके अलावा इनसे 90 से पहले ऐसा कोई गुणज है ही नहीं इन दोनों का जो कॉमन आ सके। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 18 और 30 का, क्या हो जाएगा हमारे पास? 90। तो इससे आप क्या समझे कि एलसीएम हमेशा संख्याओं का गुणज होगा और उनका उभयनिष्ठ गुणज होगा और सबसे छोटा होगा। मतलब कि ऐसा नंबर है जो संख्याओं से पूर्णतः भाज्य भी है और उनका गुणज है और सबसे छोटे भी है। तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो छोटी हो लेकिन दोनों से विभाजित तो होनी चाहिए पूर्णतः। ठीक है, तो उसका एलसीएम हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या कहता है, हम गुणनखंड से एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं? चलो हम गुणनखंड से निकालते हैं। गुणनखंड लेना तो आता ही होगा आपको। 18 और 30 के हम गुणनखंड लेते हैं। 2 लिया तो कितने आ गए? यहाँ पे 9 आ गए, यहाँ पे 15 आ गया। अब हमें 2 से किसी में नहीं जाता, अब हम लेंगे 3। 3 से यहाँ पे 3 बार गया और 5 बार गया, वापिस 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 बार गया, यहाँ पे 5 आ गया, वापिस 5 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। ठीक है,
तो गुणनखंड में जो वैल्यू हमें इस तरफ प्राप्त हो रही है उनका गुणन क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 3 3 15, 3 5 15, तो 6 इंटू 15 हो जाएगा 90। तो इनका गुणनखंड हमारे पास क्या है, 18 और 30 का 90 आ रहा है। जो एलसीएम होगा वह 18 और 30 का गुणनखंड हमेशा एलसीएम होता है। तो एक तो बेसिक पॉइंट ये हो गया कि संख्याओं का सबसे छोटा और उभयनिष्ठ मल्टीपल उनका गुणनखंड होता है, और गुणनखंड मल्टीपल उनका एलसीएम होता है, और संख्याओं का गुणनखंड भी उनका एलसीएम होता है। ठीक है, गुणनखंड का मल्टीपल गुणा तो आप में समझ में आया कि एलसीएम के बारे में आपको। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एलसीएम हमेशा संख्याओं से डिविजिबल होता है, मतलब एलसीएम होगा संख्याओं का, उसमें दोनों संख्याओं से जितनी संख्याओं में एलसीएम निकाल रहे हैं उनका भाग पूरा पूरा एलसीएम में जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आया आपको बेसिक रूप से कि एलसीएम होता क्या है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। बस आपको एक बार बेसिक इतना समझना है कि एलसीएम होता क्या और उसे निकाला कैसे जाता है। एलसीएम को हमने बताया कि संख्याओं को जब हम गुणज लेते हैं तो उनमें सबसे छोटा गुणज और सबसे कॉमन गुणज होगा वही संख्याओं का एलसीएम होगा। तो आपको एलसीएम निकालना समझ आ गया। अब मैं बताता हूँ कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ, इसको जब हम इसकी फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म क्या बनेगी, फॉर्म ये कहती है कि हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए। मतलब जिन भी संख्याओं का हम एचसीएफ ज्ञान कर रहे हैं कि उन संख्याओं के जब हम गुणनखंड फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे तो उन गुणनखंडों में जो गुणनखंड कॉमन होगा और सबसे बड़ा होगा। एलसीएम तो सबसे छोटा होता है गुणज, लेकिन एचसीएफ सबसे बड़ा होता है और गुणनखंड होता है कॉमन। तो वो गुणनखंड जो कॉमन होगा, बेनिष्ठ होगा और सबसे बड़ा भी होगा, वही उसका एचसीएफ होगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा बेनिष्ठ गुणनखंड, यानी एचसीएफ क्या होता है कि संख्याओं का सबसे बड़ा बेनिष्ठ गुणनखंड उनका एचसीएफ कहलाता है। अभी वही एचसीएफ के बारे में आपको पता समझ में आया कि एचसीएफ होता है क्या, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो हम उन्हीं संख्याओं जैसे 18 और 30 से समझते हैं। एचसीएफ ऑफ 18 और 30, तो मैंने क्या बताया कि एचसीएफ क्या होता है कि संख्या के गुणनखंड जब हम निकालते हैं तो उन गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड आता है और सबसे बड़ा होता है वही उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो चलो हम 18 के गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड से आप क्या समझे, गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या है जिनका जब हम 18 में भाग देते हैं जिन संख्याओं से, तो वो पूर्णतः विभाजित होती है, 18 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, एक हो सकती है, एक का भाग 18 में पूर्णतः जाता है। दो हो सकती है, हाँ हो सकती है, दो का भाग 18 में 9 भाग पूरी तरह जाता है। तीन हो सकती है, हाँ हो सकती है। फिर क्या होगी, फिर होगी 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं, 6 हो सकती है, हाँ 9 हो सकती है और 18 हो सकती है। तो हमारे पास 18 के गुणनखंड ये आ गए। गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या है जिससे संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। ये 18 के गुणनखंड आ गए। फिर 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 30 का फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 30 के 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से जाती है, यहाँ जाती है, 4 से जाती है, नहीं जाती, 5 से जाती है, 6 से जाती है, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, फिर 10 से जाती है, फिर 11 से नहीं, 12 से नहीं और 13 नहीं, 15 से जाती है और फिर 30 से जाती है। तो ये इस 30 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स आ गए। तो एचसीएफ क्या कहता है कि जब भी हमें संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनके फैक्टर्स है। अब हमें देखना है इनमें कॉमन कौन कौन से। जब हम यहाँ से चलते हैं तो एक भी कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर यहाँ पे 6 आ रहा है और इनके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर एचसीएफ क्या कहता है कि कॉमन फैक्टर होना चाहिए लेकिन हाईएस्ट होना चाहिए, यानी सबसे बड़ा होना चाहिए। कॉमन तो होना चाहिए लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है, तो हम देख रहे हैं कि 6 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन भी है और सबसे बड़ा भी है। इसके अलावा 6 से बड़ा कोई फैक्टर कॉमन इन दोनों में नहीं है। तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। तो एचसीएफ ऑफ 18 और 30 का एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। एलसीएम कितना हो जाएगा 18 30 का, 18 और 30 का एलसीएम हो जाएगा
कितना निकाला था हमने, 90 निकाला था। तो समझ में आया कि एलसीएम और एचसीएफ हमने कैसे डिफाइन किया। ठीक है, फिर आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना आ गया। आपने समझा कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है और कैसे निकाल सकते हैं। फिर जब मैं हम दोनों ने 18 और 30 के एलसीएम निकाले हमने, तो एलसीएम उसका 90 आ रहा है और एचसीएफ 6 आ रहा है। तो इससे क्या समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे एचसीएफ हमें संख्या से छोटा है दोनों से, और एलसीएम संख्या से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या कि एचसीएफ हमेशा या तो संख्याओं से छोटा होगा, हमें जिन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है उनसे या तो हमेशा छोटा होगा एलसीएफ, या फिर जो मिनिमम संख्या है, सॉरी जो सबसे छोटी संख्या है उसके बराबर हो सकता है। संख्याओं के एलसीएम की वैल्यू संख्याओं से कभी भी बड़ी नहीं होगी, ये चीज़ आपको, एचसीएफ की वैल्यू संख्याओं से कभी बड़ी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि एचसीएफ की वैल्यू संख्याओं से कभी बड़ी नहीं हो सकती, उनसे छोटी होगी, या फिर सबसे जो छोटी संख्या होती है, ये इक्वल यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, ये सबसे छोटी संख्या के वो बराबर हो सकता है, ये नहीं कि सबसे बड़ी संख्या के, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एचसीएफ हमेशा या तो संख्याओं से छोटा होगा जिनका एचसीएफ निकाल रहे, या उन संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या होती है उसके बराबर हो सकता है। जैसे अगर हम 2 और 6 का एचसीएफ निकालें तो उनका क्या आएगा, मैंने क्या बोला था, फैक्टर लेंगे, 2 के फैक्टर हो जाएंगे 1 और 2, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1, 2, 3 और 6। तो हमारे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, तो इन दोनों का एचसीएफ 2 होगा। तो आप देख रहे हो कि एचसीएफ संख्याओं से छोटा है, लेकिन बराबर यहाँ पे बराबर किसके हो रहा है, सबसे छोटी संख्या, इन दोनों में छोटी है 2, इसके बराबर भी हो रहा है। एचसीएफ आपको ध्यान रखना है हमेशा या तो संख्या से छोटा होगा या जो सबसे छोटी संख्या उसके बराबर होगा। ठीक है, 2 नंबर एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। तो एलसीएम के बारे में मैंने क्या बताया कि एलसीएम हमेशा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलसीएम 90 से आ रहा है और संख्या कितनी है 18 और 30। तो आप क्या देख रहे हैं कि एलसीएम संख्याओं से बड़ा आ रहा है, समझ में आया। तो एलसीएम में या तो संख्याओं से बड़ा होगा हमेशा, जितनी भी संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, या फिर जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके बराबर होगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि या तो एलसीएम संख्याओं से बड़ा होगा जितनी भी संख्याओं निकाल रहे, या उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी उसके बराबर होगा। जैसे एग्जांपल है, हम 2 और 6 का जब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था, संख्याओं में गुणज में जो सबसे छोटा गुणज होगा वही एलसीएम होगा। तो इसके गुणज क्या हो जाएंगे, 2 के 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6 के फैक्टर गुणज क्या हो जाएंगे 6, 12 और 18। अब आप देखो इन गुणजों में सबसे छोटा और कॉमन गुणज कौन सा आ रहा है, क्या 2 आ सकता है, नहीं आ सकता, 4 नहीं, 6 आ सकता है। 6 एक ऐसा गुणज है, ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में आ रहा है और सबसे छोटा भी है और कॉमन भी है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो रहा है, एलसीएम दोनों का 6 आ रहा है। तो क्या 6 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि 6 एक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, उसके बराबर भी है। एलसीएम क्या होगा हमेशा संख्याओं, या तो दोनों से बड़ा होगा इस कंडीशन में, या फिर अगर इन जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके बराबर भी हो सकता है। और एलसीएम के एचसीएफ क्या होगा, या तो संख्याओं से छोटा होगा इस कंडीशन में, या फिर जो सबसे छोटी संख्या उसके बराबर हो सकता है। ओके, तीसरा पॉइंट आपको क्या रखना है स्टूडेंट्स, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एलसीएम हमेशा, सॉरी, जब हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं, जब हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू आती है जो हम जिन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं उनका गुणा करते हैं, संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा। ठीक है, तो अगर हम 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकाल दिए, ये 2 संख्याओं में है, ठीक है, इसको याद रखना, दो नंबर्स में। ठीक है, अगर 2 संख्याओं का हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं और अगर उन दोनों का गुणा कर दे तो वो उसी वैल्यू के बराबर आएगा जो हमारे पास संख्याएं है। जैसे अगर हम इन दोनों को गुणा करें 6 और 90 को, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगी 9 × 54 यानी 540।
इनका गुणा होगा 540। वहीं अगर हम 18 और 30 को गुणा करें तो इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी 540। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम 6 और 9 90 को गुणा करें, वही वैल्यू हमारे पास 18 और 30 की आ रही है। ये भी 540 और ये भी 540 आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब हमारे पास संख्याओं का गुणनफल है, वहीं एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आ रहा है। ठीक है, अगर इस कंडीशन में देखें हम, तो हमारे पास एलसीएम कितना आया था, 2 आया था। सॉरी, एचसीएफ हमारे पास 2 आया था और एलसीएम हमारे पास 6 आया था। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और हमारे पास संख्या क्या है, 2 और 6, इनका भी गुणनफल 12 आ रहा है। तो आपको 3 चीज समझ में आई। एचसीएफ हमेशा संख्याओं से छोटा या जो सबसे छोटी संख्या होगी उसके बराबर होगा। एचसीएफ हमेशा संख्याओं से बड़ा या जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके बराबर होगा। और अगर दो संख्याओं का हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, दो संख्याओं का हमेशा एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत इतने में पार्ट में, एलसीएम और एचसीएफ में कोई दिक्कत समझने में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि एलसीएम एचसीएम के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में। चलो अब नेक्स्ट क्या कहता है स्लाइड कि एलसीएम क्या होता है, कि एलसीएम सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दे रखा है कि 16 और 24 का एलसीएम, तो मैं इनका एग्जांपल है एलसीएम ऑफ 16 और 24 का निकाल के बता देता हूँ। मैंने क्या बताया था, 16 के फैक्टर, सॉरी मल्टीपल देखो तो गुणज क्या हो जाएंगे, 16, 32, 48, 64, 80 ऐसे हो जाएंगे। फिर हमारे पास 24 के फैक्टर क्या है, 24 है, 48 है, 72 है, तो 96 है, ऐसे हो जाएंगे। तो एलसीएम क्या कहता है, कि एलसीएम कहता है कि सबसे लोवेस्ट यानी सबसे छोटा होना चाहिए और कॉमन और मल्टीपल होना चाहिए। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे 16 है लेकिन यहाँ पे 24 है, दोनों कॉमन नहीं है। फिर 32 आ रहा है, 48 आ रहा है, कॉमन नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 48 एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में आ रही है, मतलब कॉमन है दोनों में, और उससे पहले कोई छोटी वैल्यू भी नहीं है, यानी सबसे छोटी भी है और कॉमन भी है और उनका गुणज भी है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका दोनों का, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो स्लाइड में आपको समझ में आया कि हमने एलसीएम 16 और 24 का कैसे निकाला। अगर हम इसको गुणनखंड विधि से निकाले तो आपको गुणनखंड विधि से 16 और 24 के एलसीएम कैसे निकालोगे आप, पहले 2 से गुणा भाग दोगे, यहाँ पे 8 बार, यहाँ पे 12 बार, वापिस 2 से यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 6 बार, वापिस 2 से यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, अब 2 से यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे जाएगा नहीं, अभी 3 से 1 और 1। जब इनका गुणा करोगे आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास, 2 का 4 बार करेंगे 16 और 3 48, तो गुणनखंड विधि से आ गया आपके पास 48 एलसीएम। और गुणजों के रूप में हमने निकाला तो वो भी आ गया। ठीक है, समझ में आया ये एलसीएम कैसे निकालना है, बेसिक समझ में आ गया एलसीएम का आपको। ठीक है, तो स्लाइड क्या कहती है कि संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। ये मैंने क्या बताया था कि संख्याओं का एलसीएम हमेशा वह छोटी संख्या होगी जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे तो बहुत बड़ी संख्या निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसी हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो सबसे छोटी भी हो और सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो, जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एलसीएम के सभी गुणज भी उन सभी संख्याओं से विभाजित होते हैं। एलसीएम के सभी गुणज, अब मैंने अभी क्या निकाला था कि हम गुणजों को निकाल रहे थे, फिर उनका कॉमन गुणज देख रहे थे, वो एलसीएम निकल रहा था। अगर हम वापस एलसीएम के गुणज निकाले तो वो भी हमेशा आपको ध्यान रखना उन सभी संख्याओं से विभाजित होंगे। ठीक है, समझ में आया कि एलसीएम सभी संख्याओं से विभाजित होता है और ऐसा नंबर होता है जो सबसे छोटा हो और सभी संख्याओं से विभाजित होता है। अगर हम उस एलसीएम के गुणज भी करें तो वो भी हमेशा सभी संख्याओं से विभाजित होंगे। ठीक है, फिर एग्जांपल से चलो दे रखा है, क्या दे रखा है कि एलसीएम निकालना है 5, 20, 30, 60 और 120 का।
तो हमें एलसीएम, चलो मैं गुणनखंड विधि से करा देता हूँ। 5, फिर क्या है 20, 30, 60 और 120। 20, 30, 60 और 120, ठीक है। तो पहले हम 2 से काटेंगे, यहाँ पे 5, ये 10 बार, ये 15 बार, ये 30, ये 60 आ जाएगा। वापिस 2 से जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 15, ये 15 आ जाएगा और ये 30 आएगा। एक बार और 2 से जाएगा, यहाँ पे 5, 5, 15, 15 और 15। भी 3 से जाएगा, यहाँ पे एक बार आ जाएगा, तो यहाँ पे जा नहीं सकता, 5, 5, ये 5 आ जाएगा, वापिस 5 और 5। अब 5 से जाएगा तो ये एक। अब इनका गुणा करेंगे और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वही इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 15, 8 15 120। तो इन संख्याओं का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आपको समझ में आया कि एलसीएम गुणनखंड विधि से हमने निकाला। अब चलो फैक्टर के रूप में हम निकालते हैं। तो हमारे पास संख्या थी 5, तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे लेकर चलते जाएंगे, ठीक है। फिर हमने निकाला था 20, 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 60, 80, फिर हो जाएगा 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालने हैं 30 के फैक्टर्स, 30, 60, 90, 120, 150, 180 हो जाएंगे। फिर 60 के फैक्टर्स निकालने हैं, 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 120 के फैक्टर निकालने हैं, 120 फैक्टर नहीं, शायद मल्टीपल निकालने हमें, गुणज, सॉरी, 240, ये होगा 360, ऐसे चलते जाएंगे। अब हमने क्या देखना है कि लोवेस्ट होना चाहिए, यानी सबसे छोटा और कॉमन और मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमें लास्ट संख्या 120 को देख रहे हैं तो औरों में जो कॉमन है फैक्टर है वो इससे 20 तो होने से रहे, यानी 120 से कॉमन फैक्टर तो नीचे छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो दूसरी में अगर 5 को देखूं तो ये 120 से कट रहा है क्या, तो ये पंजो 120 आए, 120 इसका फैक्टर हो सकता है। अगर 120 5 का फैक्टर हो सकता है, यहाँ पे 120 का भी हो रहा है, यहाँ पे 30 का भी हो रहा है, यहाँ पे 60 का भी हो रहा है और 120 का तो है ही। तो सिर्फ 120 एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे छोटा है, कॉमन और सॉरी मल्टीपल है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत? आपको याद रखना है कि एलसीएम हमेशा संख्याओं के वो मल्टीपल होते हैं, वो गुणज होते हैं जो उनमें कॉमन आते हैं और सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, इन सभी का आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। ये संख्या है, इनके निकालना मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्या कहता है कि एच शेप के बारे में हमने पढ़ लिया है कि एच शेप क्या होता है। एच शेप एक उच्चतम वेनिस्ट गुणनखंड है, यानी हाईएस्ट होगा, यानी जब हम संख्याओं के गुणनखंड करेंगे तो उनमें जो हाईएस्ट होगा और सबसे कॉमन भी होगा और हाईएस्ट होगा वही गुणनखंड होगा। यानी पहले सिर्फ कॉमन होना जरूरी नहीं है, सबसे उच्च भी होना चाहिए। ऐसा गुणनखंड संख्याओं का जो उच्चतम हो और कॉमन भी हो वही उनका एच शेप होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, ये एग्जाम्पल है 24 और 16 और 24 का, इसका एच शेप निकालते हैं। जैसे एच शेप क्या हो जाएगा 16 और 24 का, तो मैंने क्या बताया था, हमें गुणनखंड निकालने। गुणनखंड क्या हो जाएंगे 16 के, 1 2 हो जाएगा, 4 नहीं 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 4 6 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे और 24 हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा, इन गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है जो कॉमन है, तो हमारे पास आया रिजल्ट में 8। 8 से बड़ा ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे इन दोनों का एच शेप क्या हो जाएगा, एच शेप हो जाएगा संख्याओं का 8। फिर एक चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि एलसीएम हमेशा संख्याओं से डिविजिबल होता है, विभाजित होता है, और एच शेप हमेशा संख्याओं को विभाजित करता है।
यानी 16 और 24 हमेशा 8 से विभाजित होंगे। यानी इन दोनों के जब एलसीएम निकालेंगे उससे हमेशा ये विभाजित होंगे। और वहीं अगर ये 16 और 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम इन दोनों से हमेशा विभाजित होगा। ठीक है, आपको याद याद रखना है कि एलसीएम हमेशा, एक मिनट, कि एलसीएम हमेशा संख्याओं या उनके गुणनखंडों से हमेशा विभाजित होता है। एलसीएम हमेशा संख्याओं या फिर उनके गुणनखंडों से हमेशा विभाजित होता है। वहीं आपको याद रखना है कि एचसीएफ हमेशा संख्याओं व उनके फैक्टर मल्टीपल को हमेशा विभाजित करता है। यानी एचसीएफ और एचसीएफ के फैक्टर हमेशा संख्याओं को विभाजित करेंगे पूर्णतः। ठीक है, समझ में आया एलसीएम और एचसीएफ। नेक्स्ट दे रखा है कि एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। फिर क्या है कि संख्याओं के एचसीएफ के सभी गुणनखंड, मैंने क्या बोला था कि जब हम संख्याओं के इसके फैक्टर भी है नहीं इन संख्याओं को विभाजित करेंगे। तो क्या दे रखा है कि संख्याओं के एचसीएफ के सभी गुणनखंड भी दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करते हैं। ठीक है, फिर क्या दे रखा है कि एचसीएफ संख्याओं के अंतर से अधिक नहीं होगा। एक चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो जो भी जिन भी संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, एचसीएफ उनके डिफरेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। एक चीज़ का आपको इसका खास ध्यान रखना है कि एचसीएफ हमेशा संख्याओं के डिफरेंस से अधिक कभी नहीं होगा। जब हमने 18 और 30 का एचसीएफ निकाला था हमारे पास कितना आया था, हमारे पास आया था 6 आया था, और इनका अंतर कितना है 12। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो पहली क्या कि एचसीएफ इनके संख्याओं के अंतर से कभी अधिक नहीं होगा, और एचसीएफ वही होगा या तो इनका अंतर होगा या फिर अंतर का कोई फैक्टर होगा यानी गुणनखंड होगा। तो ये बात 6 इसका गुणनखंड है, यहाँ पे अंतर से अधिक नहीं हो सकता और अंतर इसका एचसीएफ हो रहा है। समझे कुछ कि एचसीएफ हमेशा संख्याओं को या तो अंतर होगा या उसका कोई गुणनखंड होगा, और या फिर अंतर से अधिक कभी नहीं होगा। ठीक है, संख्याओं का एचसीएफ उनका अंतर का कोई गुणनखंड ही होता है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ हमेशा गुणनखंडों का सबसे बड़ा कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, 1, 2, 3, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा और फिर 12 हो जाएगा। 15 के क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, 1, 3, 5 और 15। 21 के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 21 हो जाएंगे। अब आप देख लो इनके फैक्टर्स में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सबसे बड़ा भी है और कॉमन भी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 3 एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है और उससे बड़ा भी, सबसे बड़ा भी है। इसके अलावा इनका कोई ऐसा फैक्टर है नहीं, तो सबसे बड़ा भी हो और कॉमन भी है। तो यहाँ पे इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो मैंने क्या बोला था कि एलसीएफ हमेशा संख्याओं के डिफरेंस के बराबर या उससे कम ही होगा, अधिक नहीं होगा। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो एचसीएफ हमेशा 3 आ गया ना, इससे अधिक आ ही नहीं सकता। वैसे भी यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर मैंने क्या बोला था, एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होगा या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। 3 6 का फैक्टर है, हाँ है, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 6। तो आपको समझ में आया कि एचसीएफ हमेशा संख्याओं के अंतर के बराबर या उनके अंतर के फैक्टर के बराबर होगा, उससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब आप करना प्रैक्टिस। फिर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये मैंने दोनों प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि एलसीएम हमेशा संख्याओं से बड़ा होता है या जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके बराबर होता है, और एचसीएफ हमेशा संख्याओं से छोटा होता है या फिर जो सबसे छोटी संख्या होती है उसके बराबर होता है। ठीक है,
फिर मैंने बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड संख्याओं के गुणनखंड के गुणज के बराबर होता है। फिर आपको एक चीज याद रखना है कि जब हम संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, जैसे हमने कहाँ पे 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकाला, अगर हम इनका वापिस इन संख्याओं में अगर एचसीएफ को भाग दे देते हैं, जैसे संख्या 12, 15 और 21, इन तीनों का एचसीएफ हमारे के पास क्या है, हमारे पास 3 है। अगर हम इनसे 3 को एचसीएफ को बाहर निकाल ले या फिर भाग देंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा अपने आप। तो भाग देंगे तो 12 में भाग देने पर क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा। 12 में भाग देने पर हमारे पास 4 आएगा। 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आ रहा है, और 21 में 3 से भाग देंगे तो 7 आ रहा है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम संख्याओं के एचसीएफ का संख्याओं में भाग देते हैं तो जो भागफल होता है वो ऐसी संख्या आती है जो ऐसी संख्या आती है जिनमें उनका कोई उभयनिष्ठ नहीं होता। क्या इन तीनों संख्या में ऐसा कोई उभयनिष्ठ है जो कॉमन आ सके? एक के अलावा इन तीनों संख्या में ऐसा कोई उभयनिष्ठ नहीं है जो कॉमन आ सके। और मैंने जब संख्याओं को पढ़ाया था तो सहअभाज्य संख्या क्या बताई थी कि ऐसी संख्या जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता वो संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो प्रॉपर्टी कहती है कि संख्याओं का एचसीएफ ऐसा नंबर है जो सहअभाज्य संख्याओं को गुणा करने के बाद ही संख्याएं बनाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम एचसीएफ को अलग कर दे तो संख्या हमारे पास सहअभाज्य ही बचेगी। ठीक है, जैसे अगर आपको रेशियो से बताऊं, अगर 12 और 15 को आपको रेशियो लेना है तो हम रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं? रेशियो एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे छोटा संख्याओं का सबसे छोटा, जब हम इन दोनों को काटेंगे तो जो उनके बाद ऐसे नंबर बचेंगे जो सहअभाज्य संख्या होगी। अगर हम इनको 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 और 5, अब इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं आता। तो हमने जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो एक ऐसा नंबर होता है जो संख्याओं को उनके एचसीएफ से काटता है। उसके बाद जो सहअभाज्य संख्याएं होती है वही रेशियो में आती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या ए और बी का गुणनफल 2,28,096, यानी गुणनफल हमें क्या दे रखा है, 22, 80 और 96 दे रखा है। अगर उनका एलसीएम 63, 36 है तो एचसीएफ बताना है। एलसीएम हमारे पास कितना है, 63, 36 है, और हमें एचसीएफ की वैल्यू याद करनी है। तो मैंने क्या बताया था कि संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। जब इन दोनों का गुणनफल करेंगे इसके बराबर होगा तो एलसीएम की एचसीएफ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इससे, इसको भाग देके। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 22, 80, 96, उसमें भाग देंगे किसका, 63, 36 का। तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पे जा नहीं रहे, यहाँ पे 5 डिजिट लेने पड़ेंगे, इसको 3 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बार जाएगा, और ये बन जाएगा 19,008 बनेगा। तो इसमें से घटाएंगे तो ये बच जाएगा 3801, ये हो जाएगा 38,016 बच रहा है। यहाँ पे वापिस से जब हम इसको भाग देंगे तो 6 बार जाएगा शायद 36, इसको 6 से गुणा करेंगे हम तो कितना में 36 आ रहा है, 3, 18, 3, 21 आ रहा है, 2, 18, 2, 20 आ रहा है, 2, 30। यहाँ पे इसका एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो समझ में आया आपको कि मैंने क्या बताया था कि जब भी हम अगर दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं तो जब हम संख्याओं को गुणा करेंगे दोनों को तो वही गुणनफल का रिजल्ट एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि हमें संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाता है, एलसीएम एचसीएम पूछ लिए जाते हैं एक देख के, या फिर ऐसे दे दिए जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ दे दिए जाते हैं, एक संख्या दे दी जाती है दूसरी संख्या पूछ ली जाती है। ठीक है, आपको ऐसे प्रिपेयर रहना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है 2 अंकों वाली संख्याओं ए तथा बी का गुणनफल 2028 है तो और ए बी का एचसीएफ हमें दे रखा है तो एलसीएम का मान ए बी का मान हमें बताना है। तो इसमें हमें जब हमारे पास एचसीएफ दे रखा है तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी हमारे पास ये होगी 2028 इनका गुणनफल है, और एचसीएफ हमारे पास कितना है 13 है, तो एलसीएम का गुणा होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे 13 का भाग देंगे
तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, एक बार गया, ये बचा 7, 72, 13 × 5 = 5 बार गया, ये वापस बचा 7, 6 × 10। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है, 156 आ रहा है। ठीक है, अगर संख्या को एलसीएम 156 है और एचसीएफ 113 है, तो यहाँ पे गुणनफल कितना दे रखा है हमारे पास, 20 और 28 दे रखा है। तो एक चीज आपने नोटिस की थी, मैंने क्या बताया था, एचसीएफ क्या होता है, जब हम संख्याओं को एचसीएफ से डिवाइड कर देते तो सहअभाज्य गुणज बचते हैं। ठीक है, या फिर दोनों संख्याओं में एचसीएफ तो मौजूद होगा ही होगा। जब हम दोनों संख्याओं को गुणा करें, हमने मानना संख्या ए और बी मान लिया, या फिर ए और बी दे रखा है, इनका गुणन करेंगे तो दोनों का गुणा में एचसीएफ 2 बार काउंट होगा, यानी एचसीएफ का गुणा 2 बार होगा। पहली का गुण इसमें भी एचसीएफ है और इसमें भी एचसीएफ है। अगर वो एचसीएफ अलग कर दिए तो संख्या कौन सी बच जाएगी, सहअभाज्य संख्या बच जाएगी। तो अगर हम दोनों का एचसीएफ गुणा करेगा तो 13 और 13 दोनों के एचसीएफ का गुणा हो जाएगा, और यह संख्या हम मान लो हमारे पास ए और बी के सहअभाज्य संख्याएं बच रही है। जब इस संख्या में 2028 में हम 169, 13 का वर्ग 169 देंगे तो हमारे पास ए और बी सहअभाज्य संख्याओं का गुणा आएगा भाग देने पर। तो इसमें भाग देते हैं, चलो एक बार गया, ये कितनी बार बच गया, ये बच गया 33 और 8 हो गया, 16 दूनी 32 और ये 2 बार गया। अब आपको बतानी कि ऐसी कौन सी सहअभाज्य संख्या है जिनका गुणा करने पर हमारे पास 12 आता है। तो मैंने क्या बताया था, सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ए और बी की वैल्यू 1 और 12 हो जाए, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा और इनका गुणा 12 आ रहा है, या फिर ए और बी की वैल्यू 2 और 6 नहीं हो सकती, तो 3 और 4 हो जाए तो इनका गुणा भी 12 हो जाएगा। इसके अलावा ए और बी की वैल्यू कुछ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्वेश्चन क्या पूछ रहे, ए और बी का मान क्या हो सकता है, या तो हो जाएगा 1 और 12, या फिर 3 और 4 हो जाएगा, या फिर इन दोनों को उल्टा कर दो तो 4 मान पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया एलसीएम और एचसीएफ। तो बेसिक मेरा कहने का मतलब यही था स्टूडेंट्स कि हमें एक बार बेसिक क्लास का क्या मतलब हुआ कि हम बेसिक सीख जाए। आज मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया कि होता क्या है, मैं निकालते क्या है, और कुछ खास प्रॉपर्टी उनके बारे में बता दी, जिससे आपको क्या बेसिक आ गया। अब आप किसी भी चैप्टर में भी अगर हमें कहीं पे भी किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक का मतलब ये है कि आप एलसीएम के बेसिक से रूबरू हो गए, आप सीख गए, तो अब कहीं पे भी आप एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक निकाल सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो। अगर हमारे किसी और चैप्टर के क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ अगर हमारी चाहिए, हमें निकालना जरूरत पड़ रही है, तो हमें वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी इस एलसीएम एचसीएफ के और भी प्रॉपर्टी है, इसको जब इस चैप्टर को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके आएंगे।